नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कह रहा है कि व्हेन ए 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड is neutralized with 0.20 molar NaOH in 0.50 liter of water, the pH of the resulting solution will be। एक आपका वीक एसिड है एसिडिक एसिड, एक आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई, और यहाँ पे 0.50 लीटर ऑफ वाटर का मतलब है कि दोनों प्रेजेंट है 0.50 में ना, ठीक है। तो यदि अपन बात करें कि वीक एसिड एसिडिक एसिड है, ठीक है, प्लस NaOH, क्या बन जाएगा आपका? सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें कि भाई आपके मोल कितने हो जाएंगे, तो इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.20, इसकी वॉल्यूम कितना 0.5, कितना आ जाएगा ये आपका? जीरो पॉइंट वन। NaOH की बात करें तो NaOH की मोलैरिटी भी इतनी है, वॉल्यूम कितना है 0.5, तो इसकी भी कितनी आ गई? इतनी आ गई। यानी इक्वल मोल, एक मोल एसिडिक एसिड से 1 मोल NaOH रिएक्ट करता है, तो 0.1 से भी कितना रिएक्ट करेगा? 0.1 ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपका ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होके आपको केवल क्या देने वाले हैं? सिंपल सॉल्ट देने वाले हैं, 0.1 मोलैरिटी का सॉल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये आपका किस टाइप का सॉल्ट हो गया, ये आपका हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, ठीक। तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ, pKa कितना दे रखा है 4.74 प्लस हाफ log C। अच्छा, कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन आप सॉल्ट की निकाल सकते हैं पहले, ये कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? मोल, मोल कितना हो गया 0.1, यानी मिली मोल बेसिकली, सब मोल ही है, मिली मोल नहीं, 0.1 ही हो गए अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या 0.5 वॉल्यूम इसका, 0.5 वॉल्यूम इसका, कितना हो जाएगा ये 0.5 प्लस 0.5, 0.1 ही आ गया। 0.5 लीटर, 0.5 लीटर कितना हो गया 1 लीटर, तो आपकी कंसंट्रेशन 0.1 ही आ गई, 10⁻⁻⁻1। तो पीएच कितना आ गया आपका 7 प्लस 2.37 माइनस 0.5। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पीएच निकल के आ रही है 8.87। पीएच क्या निकल के आई है 8.87, ठीक है। कि भाई यहाँ पर आपका एक वीक एसिड था और एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस था, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट करा तो आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिला, आपको हमेशा रिएक्शन लिखनी सिखानी है बच्चों को। जो रिएक्शन लिखेगा फिर गिवन डेटा के बेसिस पे आपको चेक करना है क्या ये दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। यदि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, इक्वल अमाउंट यदि इन्होंने रिएक्ट करा है, तो ऑब्वियसली केवल क्या बनेगा सॉल्ट। जब सॉल्ट बनेगा तो केवल सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला दिखाना है उसको। लेकिन यदि यहाँ पर कोई रिमेनिंग बच जाता है, मान लो वीक एसिड बच जाता, तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का क्या बनता? मिक्सचर बनता, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन जो होता है वो इसी में होता है कि आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले हम कब अप्लाई करें, बफर वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करें। तो उसको पहले तो बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले याद करने से ये जरूरी समझना है कि वो फॉर्मूले अप्लाई हो क्यों रहे हैं, वहां पे क्यों अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उनका इंप्लीमेंटेशन हमने वहां क्यों करा, तो पीछे रीजन जानने की जरूरत भी तो होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है कि जब आपका इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियस वाली बात है एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। जब कर देंगे एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज, तो केवल क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और जब केवल सॉल्ट है तो उसका ही क्या होने वाला है? हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो वहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाई आपका क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट इक्वल अमाउंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है एसिड और बेस की, तो कुछ अमाउंट आपका वीक पार्ट का बचेगा, साथ में आपका सॉल्ट बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने कहानी देखी है।